मेरा नाम खुशी है और मेरी उम्र 28 साल है। सजाए मौत के कैदियों की पत्नी उनसे मिलने आ जाएं तो पुलिस वाले बहाने से उन्हें कहाँ लेकर जाते हैं, सुनकर आपकी रूह तड़प जाएगी। मेरे पति की आज अदालत में पेशी थी और मैं सुबह से प्रार्थना कर रही थी कि मेरे पति की बेगुनाही साबित हो जाए। मैंने आधी रात से उठकर प्रार्थना करनी शुरू कर दी थी और मुझे पक्का यकीन था कि आज अदालत मेरे पति को बाइज्जत बरी कर देगी। 7 बजे उठकर मैंने तैयारी शुरू कर दी। मेरे पति के बूढ़े माता पिता बेचारे अलग परेशान थे। हम सबके दिल बहुत तेजी से धड़क रहे थे कि न जाने क्या फैसला आएगा। मेरे पति पर कत्ल का मुकदमा दर्ज था और मैं जानती थी कि मेरा पति ऐसा कुछ भी नहीं कर सकता, वो बेगुनाह है। मैंने अपने सास ससुर को नाश्ते के लिए पूछा तो उन्होंने मना कर दिया। मेरा भी मन नहीं कर रहा था। थोड़ी देर बाद हम तीनों अदालत के लिए निकल गए। मेरे पति पर उसके एक दोस्त के कत्ल का इल्ज़ाम था और बदकिस्मती से सारे सबूत उसके खिलाफ ही थे। हमने अपनी हैसियत के मुताबिक बहुत अच्छा वकील किया था और मुझे उम्मीद थी कि वो मेरे पति को बाइज्जत बरी करवा देगा। आज अदालत में आखिरी सुनवाई थी। आज फैसला सुना दिया जाता, इसीलिए हम सब वक्त पर अदालत आ गए थे। थोड़ी ही देर में मेरे पति को भी लेकर आ गए। उनकी हालत को देखकर मैं खुद को कंट्रोल नहीं कर पाई और रोने लगी। वो बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो गए थे। हमारी शादी को अभी 2 साल ही गुजरे थे और पिछले 6 महीने से वो जेल में ही थे। मेरे माता पिता भी आए थे। मेरे पास आकर माता पिता ने प्यार देने के बहाने मेरे कान में कुछ कहा कि फैसला इसके खिलाफ आ गया और अदालत ने इसे कोई सज़ा दी तो इससे डिवोर्स ले लेना। मैंने तड़प कर अपने पापा को देखा कि इतनी बड़ी बात उन्होंने कैसे कर दी, लेकिन फिर उनकी जगह खुद को रखकर सोचा तो वो इतने गलत भी नहीं थे। एक बेटी के बाप थे जिसके पति की जिंदगी का अब कोई भरोसा नहीं था। हम सब लोग अपनी अपनी जगह पर बैठ गए। थोड़ी देर में जज साहब आ गए और कार्यवाही शुरू हो गई। मैं कुछ नहीं सुन रही थी कि क्या हो रहा है, क्या सबूत पेश किए जा रहे हैं, कौन सा गवाह क्या बयान दे रहा है और वकील क्या बात कर रहा है। कुछ नहीं सुन रही थी मैं, बस आंखें बंद किए अपने पति के इन सबसे बाहर निकलने की प्रार्थना कर रही थी। कुछ देर बाद पूरे तरीके से खामोशी छा गई। मैंने चौंक कर आंखें खोली। जज फैसला सुनाने लगा था। मेरा दिल जोर जोर से धड़क रहा था। जिसकी आवाज़ आई, तमाम सबूत और गवाहों को मद्देनजर रखते हुए अदालत इस नतीजे पर पहुंची है कि मुलजिम नितिन ने ही अपने दोस्त आकाश को मारा है। इसीलिए अदालत मुलजिम नितिन को 3 महीने बाद सजाए मौत की सज़ा सुनाती है। ये कोई अदालत का फैसला था या फिर मेरे कान बहरे हो गए थे जो मैं सुन नहीं पा रही थी। मेरी सांसें रुक गई थी। मैं एकदम बेजान हो गई। मुझे लगा कि शायद मुझे सुनने में कोई गलती हुई है, लेकिन जब सास ससुर की तबीयत बिगड़ती देखी तब अंदाज़ा हुआ कि जो कुछ मैंने सुना सच सच सुना। मेरे पति की हालत तो जैसे काटो तो बदन में खून नहीं। मैं रोने लगी। ये क्या हो गया था? सजाए मौत। मेरे पति को पुलिस वाले सामने से लेकर गुजरे तो मैं खुद पर काबू नहीं कर सकी और फूट फूट कर रो पड़ी। सब जानते थे कि कत्ल मेरे पति ने नहीं बल्कि उसके सौतेले बहनोई ने किया है। ऐसी बातें कहाँ छुपती हैं, लेकिन कोई कुछ नहीं कर सकता। हमेशा की तरह ताकतवर का पल्ला ही भारी रहा था। उसने पुलिस से लेकर गवाह सब खरीद लिए थे और इसमें फंसा मेरा पति। अपने सास ससुर को लेकर मैं घर आ गई। उन बेचारों की इकलौती संतान था वो, उनके बुढ़ापे का इकलौता सहारा। पुलिस ने उन्हें खास सजाए मौत वाले कैदियों की जेल में शिफ्ट कर दिया था। जिस दिन उसे सजा हुई उसके दूसरे दिन जब मैं उससे मिलने गई तो जेल में हर कोई मुझे ही घूर कर देख रहा था। मैंने सोचा कैसे पुलिस वाले हैं जो हराई गई को घूर रहे हैं। जब मैं अपने पति से मिलने गई तो उसे ऐसा देखकर मैं बहुत ज़्यादा दुखी हुई। वो मुझसे कहने लगे कि मेरे बाद मेरे घर वालों का ख्याल रखना। वहाँ बहुत सारे लोग जेल में बंद थे और उस वक्त कई और औरतें भी अपने पति से मिलने आई थीं। मेरे बिल्कुल ही साथ एक मेरी ही तरह जवान लड़की थी जो उस वक्त रो रही थी और उसका पति सलाखों के पीछे था और वहीं से उसके आंसू पोंछ रहा था। मेरे पति कहने लगे कि अपना और सबका ख्याल रखना और मेरे मरने के बाद तुम दूसरी शादी कर लेना। मैंने गुस्से से उसे देखा और कहा, मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगी। मैं हाई कोर्ट में अपील करूंगी, ज़रूर कुछ न कुछ हो जाएगा। और इस तरह की तसल्लियाँ देकर मैं वापस आ गई क्योंकि मुलाकात का वक्त ख़त्म हो गया था। मैं जेल से बाहर निकली तो वो लड़की भी बाहर खड़ी किसी गाड़ी आने का इंतज़ार कर रही थी। मैंने उससे जाकर बात करी और पूछा कि क्या आपके पति को भी सजाए मौत हुई है। मेरी बात सुनकर वो बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो गई और कहने लगी, वो मेरा पति नहीं बल्कि उसका कातिल है। मेरे पति को कत्ल करने के जुर्म में उसको सजाए मौत हुई है। वो ये कहकर आगे बढ़ गई और मैं हैरानी से दूर जाता देखती रही।
उसकी बात समझने में मुझे बस कुछ ही देर लगी थी, और जब उसकी बात मुझे समझ में आ गई तो मैं बहुत ज़्यादा हैरान रह गई। मैं तो समझ रही थी कि वो अपने पति से मिलने आई है और उससे मिलकर रो रही है, लेकिन वो तो अपने पति के कातिल से मिलने आई थी। एकदम से मेरे दिमाग में वो सारी खबरें घूमने लगी जिसमें बताया जाता था कि एक औरत ने अपने आशिक के साथ मिलकर अपने ही पति को कत्ल कर दिया, उसको रास्ते से हटा दिया। मुझे पहले अपने कानों पर यकीन नहीं होता था, क्योंकि मैं समझती थी कि शादी बहुत मजबूत रिश्ता है, लेकिन उस लड़की से मिलकर मुझे सारी खबरें सच लगने लगी। मुझे जो पहले उस लड़की से हमदर्दी हो रही थी, अब एकदम से मुझे उससे नफरत होने लगी। मैंने सोचा कि ये ऐसी बुरी लड़की है और मैं इसके लिए अफसोस कर रही थी। फिर मैं घर पर आ गई। आकर भी वो लड़की और उसकी बातें मेरे दिमाग में घूमती रहीं। कैदियों से हफ्ते में सिर्फ एक दिन की मुलाकात हो सकती थी, इसीलिए मैं अब पूरे हफ्ते अपने पति से मिलने नहीं जा सकती थी। इस पूरे हफ्ते के बाकी के दिन मैंने बहुत ज़्यादा बेचैनी से गुजारे, और जब मिलने का दिन आया तो मैं अपने पति से मिलने के लिए चली गई। और जब गेट के अंदर जाने लगी, उसी दिन वाली लड़की को देखा, वो भी अपने आशिक से मिलने आई थी। मैंने अपने पति से पूछा कि इस लड़की की क्या कहानी है, तो मेरे पति ने बताया कि मुझे ज़्यादा मालूम नहीं, यहाँ पर सिर्फ सजाए मौत वाले कैदी हैं, और सजाए मौत उनको ही मिलती है जिन्होंने किसी का कत्ल किया है। बेचारा जवान लड़का है, अब पता नहीं उसने कत्ल किया भी है या नहीं, या उसको फंसाने के लिए मेरी तरह इल्ज़ाम लगाकर भेजा गया। मैंने चुपके से अपने पति को उस लड़की से होने वाली बातों के बारे में बताया और उनसे कहा कि इस लड़की से थोड़ा चौकन्ना होकर रहें। मेरा ध्यान बार बार उस लड़की की तरफ ही जा रहा था, जो उस लड़के का हाथ पकड़कर लगातार रो रही थी। मैंने उसकी बातों की तरफ ध्यान दिया। वो लड़की रोते हुए कह रही थी, मैं तुम्हें इस हाल में नहीं देख सकती, मैं क्या करूं, मैं तुम्हें इस तरह देखकर मर जाऊंगी। वो लड़का कह रहा था कि तुम मेरी फिक्र मत करो, सब कुछ ठीक हो जाएगा। वो लड़की और रोते हुए बोली, अब कुछ ठीक नहीं होगा, सब बर्बाद हो गया है और मेरी वजह से हुआ है। तब वो लड़का उसे चुप करवा रहा था और वो लगातार रोए जा रही थी। मैंने नफरत से मुंह मोड़ते हुए कहा कि अब अपनी गलती मानने का क्या फ़ायदा, एक मर्द तो जान से गया और अब दूसरा भी जाने वाला है। मैंने उनकी बातों से ध्यान हटाकर अपने पति को तसल्ली देते हुए कहा, मेरी दोस्त एक बहुत अच्छे वकील का बता रही थी, मैं कल मिलने जाऊंगी उससे और हाई कोर्ट में अपील करूंगी। मैं आपको ऐसे खुद से दूर नहीं जाने दूंगी। अभी मैं अपने पति से बात कर ही रही थी कि तभी एक पुलिस वाला मेरे पास आकर बोला, नितिन शर्मा की घरवाली तुम हो? मैंने हाँ में सिर हिलाया। कहने लगा कि थानेदार साहब बुला रहे हैं। तो मेरे पति ने चौंक कर देखा और कहा, क्यों बुला रहे हैं? वो हवलदार कहने लगा, मुझे क्या पता, कोई पेपर वर्क करना होगा इसीलिए बुला रहे होंगे। मेरे पति ने कहा कि मेरी पत्नी कहीं नहीं जाएगी, सारे पेपर तो कंप्लीट हैं, अब कुछ नहीं होगा। हवलदार चेत कर